इंसान की सबसे ताकतवर चीज क्या है? आखिर कौन सी ऐसी चीज है जो कि इंसान को सबसे बेहतर और ताकतवर बना देती है? उस चीज का नाम है दिमाग, ब्रेन, जिसको खुदाओं का दिया हुआ तोहफा भी कहते हैं, जो कि इस बड़ी कायनात की तरह लिमिटलेस है। और यही वो चीज है जो कि इंसान की आज की तरक्की का एक राज है। लेकिन अब यही वो दिमाग है जिस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए तरह तरह के खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा कर कौन रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन वॉशिंग और इसी से रिलेटेड हिस्ट्री की, कि आखिर कब और कहां से ये ब्रेन वॉशिंग शुरू हुई। तो अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वीकली ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। तो अब सुकून से बैठ जाएं और एंजॉय करें हिस्ट्री। तो ये बात है 1940 की, जब दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी। हिटलर और उसकी आर्मी, जिन्होंने इस जंग को जीतने के लिए ऐसे ऐसे खुफिया हथियार बनाए जिनकी मदद से इन्होंने सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर अंदर फ्रांस, बेल्जियम और नेदरलैंड्स पर अपना कब्जा कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि हिटलर के सभी खुफिया हथियारों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक द फ्लाइंग बॉम्बर्स, द बिग गन, द V2 मिसाइल्स थे। ये सभी ऐसे खुफिया हथियार थे जिन्हें देखकर हिटलर के दुश्मन परेशान हो चुके थे, क्योंकि ऐसे पुराने वक्त में इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, हथियार, वेपन्स, ये सभी ऐसी चीज़ें थी जिसे अमेरिका ने तो क्या, पूरी दुनिया ने उस वक्त तक कभी भी नहीं देखी थी। लेकिन इन तमाम खुफिया हथियारों के बावजूद एक और चीज थी जिसको हिटलर ने अभी तक छुपा कर रखा था, और वो चीज हिटलर के खुफिया साइंसदानों की एक टीम थी, जो कि जंग से पहले और जंग के दौरान इंसानी दिमाग पर कंट्रोल हासिल करने के लिए काफी रिसर्चेस और एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। लिहाजा इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने के सभी सीक्रेट्स इन्हीं खुफिया जर्मन साइंटिस्ट के पास थे, जिनके लिए किसी भी इंसान के दिमाग को कंट्रोल करना एक बाएं हाथ का खेल था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन तमाम जंगी तैयारियों के बावजूद, इन तमाम खुफिया हथियारों के बावजूद जर्मनी, हिटलर जंग हार चुका था। इसके आधे से भी ज्यादा फौजी मर चुके थे, इसके सभी खुफिया हथियार तबाह हो चुके थे। लेकिन जब बात आती है उन खुफिया साइंटिस्ट की, तो यहाँ मामला बहुत अजीब हो जाता है। अब ये साल था 1945 का, जब जर्मनी सरेंडर कर चुका था। लेकिन जर्मनी के सरेंडर करने के बाद अमेरिका, सोवियत यूनियन, बर्तानिया, फ्रांस, चाइना, सभी ने जर्मनी के बहुत से इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन अब जर्मनी पर कब्जा करने के बाद इन सभी दुश्मनों का मकसद बदल चुका था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन सभी का मकसद क्या था? दूसरी जंग अजीम के दौरान जर्मनी ने अपने खुफिया हथियारों, बमबारों और खुफिया टेक्नोलॉजी से अपने तमाम दुश्मनों को हैरान कर रख दिया था। ये ऐसे खुफिया हथियार और टेक्नोलॉजी थी जिसे सोवियत यूनियन ने तो क्या, अमेरिका खुद ने कभी नहीं देखा था। अब हिटलर के इन सभी दुश्मनों का मकसद जर्मनी के खुफिया हथियार और खुफिया टेक्नोलॉजी और जर्मनी से रिलेटेड हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हासिल कर उसको इन्वेस्टिगेट करना था। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए इन सभी ने मिलकर एक टास्क फोर्स बनाई, जिसका नाम CIOs था।
अब इसी टास्क फोर्स का सबसे बड़ा मकसद जर्मनी की सीक्रेट टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट्स, बॉम्बर्स, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स और रेडार्स की तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर उनको इन्वेस्टिगेट करना था। अब एक दिन बहुत ही अजीब वाकया हुआ। टास्क फोर्स सीआईओस के कुछ सीक्रेट एजेंट्स जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी बून में कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्हें इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया यह जाता है कि सभी ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें हिटलर के तमाम खुफिया हथियारों की डिटेल्स होने के साथ साथ वो सभी खुफिया साइंटिस्ट जो कि हिटलर के लिए खतरनाक हथियार बना रहे थे, वो सभी खुफिया साइंटिस्ट जो कि इंसानी दिमाग पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी की डिटेल्स, एड्रेसेस और उनसे रिलेटेड हर चीज़ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में मौजूद थी। अब हिटलर के ये दुश्मन ये बात अच्छे तरीके से जानते थे कि हिटलर की तमाम खुफिया टेक्नोलॉजी, वेपन और इन सभी चीज़ों के पीछे सबसे बड़ा हाथ इन सभी खुफिया साइंसदानों का है। तो ये सब देखकर अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक एक कर उन खुफिया साइंसदानों को पकड़ना शुरू किया। अब हैरानी की बात यह थी कि जब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने इन सभी खुफिया साइंसदानों को पकड़ लिया तो उनको मारने के बजाय सभी को एक ऑपरेशन जिसका नाम ऑपरेशन पेपर क्लिप था, उसके जरिए इन तमाम खुफिया साइंसदानों को अमेरिका और सोवियत यूनियन और दूसरे मुल्कों में लेकर जाया गया। तो ये सभी वाक़यात थे दूसरी जंग-ए-अज़ीम के, जिसमें साफ साफ यही बताया गया है कि आखिर कब और कहां से ये ब्रेन वॉशिंग शुरू हुई और कैसे अमेरिका और सोवियत यूनियन ने हिटलर के तमाम साइंसदानों को पकड़कर उनको अपने अपने मुल्कों में ले गए। लेकिन कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि यही वो खुफिया साइंसदान थे जिनकी बनाई हुई ख़तरनाक टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सोवियट्स, चाइनीज़ और नॉर्थ कोरियंस ने आने वाली एक नई जंग में अमेरिकी फ़ौजियों का ऐसा ब्रेन वॉश किया, उनका ऐसा दिमाग फेरा कि वो अपने ही मुल्क के खिलाफ हो गए। और इस नई जंग का नाम कुछ और नहीं बल्कि कोल्ड वॉर था। दूसरी जंग-ए-अज़ीम के ख़त्म होने की देर थी कि 2 साल बाद एक और जंग शुरू हो चुकी थी जिसका नाम कोल्ड वॉर था। अमेरिका और सोवियत यूनियन जो कि दूसरी जंग-ए-अज़ीम में एक दूसरे के साथ साथ थे, आपस में इत्तेहादी थे, वो अब इस जंग में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। अब यही वो खतरनाक दुश्मनी थी जिसकी वजह से इस पूरी दुनिया में रहने वाली इंसानियत को एक खतरा लाहक हो गया, क्योंकि दूसरी जंग-ए-अज़ीम के दौरान एटम बम के जरिए जापान में जैसी तबाही हुई, उसी तबाही की तवक्का किसी को भी नहीं थी। तो अब ये दोनों ताकतें आमने सामने आ चुकी थी, जो कि अपने आप में सुपर पावर होने के साथ साथ 2 बड़ी एटमी कुव्वतें भी थी। किसी एक की भी गलती सारी दुनिया खत्म होने की एक वजह बन सकती थी। अब यही वो बात थी जिसको ये दोनों दुश्मन खुद भी जानते थे कि एटमी जंग से ना ही किसी को फायदा होना है, ना ही किसी को नुकसान, बल्कि सब के सभी मारे जाएंगे, जिसकी वजह से ये दोनों दुश्मन एटमी जंग से तो पीछे हट गए, लेकिन अब ये एटम बॉम्ब ही था जिसने इस जंग को एक नया रुख दिया। और वो नया रुख कुछ इस तरह से था। तो अब कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी, जिसमें इन दोनों दुश्मनों का मकसद जंगी मैदान में आमने सामने लड़ने के बजाय किसी भी खुफिया प्रोपेगेंडा, पॉलिटिक्स और प्रॉक्सी वार के जरिए अपने दुश्मन को सख्त से सख्त खुफिया तौर पर नुकसान पहुंचाना था। लेकिन अब एक दिन इसी कोल्ड वॉर के दौरान चाइनीज़ और नॉर्थ कोरियंस ने एक सीक्रेट प्रोपेगेंडा के तहत अमेरिका के 7,000 से भी ज़्यादा फौजियों को पकड़कर उनको अपना जंगी कैदी बना लिया, जिसमें 2,000 से भी ज़्यादा अमेरिकी फौजियों को कैद के दौरान ही मार दिया गया और बाकी सब आज तक लापता हैं। आज तक कोई नहीं जानता कि उन सभी अमेरिकी फौजियों के साथ क्या हुआ और आज वो कहाँ हैं।
लेकिन इन सभी अमेरिकी फौजियों में से 591 अमेरिकी फौजी ऐसे थे जिन्हें चाइना ने खुद एक पीस डील के जरिए छोड़ दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर चाइना ने ऐसा क्यों किया था। हकीकत यह है कि अब चाइना की एक बहुत बड़ी गेम शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब अमेरिका को ना ही किसी चाइनीज़, ना ही किसी नॉर्थ कोरियन और ना ही किसी सोवियत से खतरा था, बल्कि अब अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा अपने ही अमेरिकी फौजियों से था जिनको चाइना ने छोड़ दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि चाइना ने उन सभी अमेरिकी फौजियों के साथ क्या किया कि वो सभी अपने मुल्क के खिलाफ हो गए। तो ये सब हम दिखाएंगे आपको इस सीरीज़ के तीसरे पार्ट में।